अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ कम्युनिकेशन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इस यूनिट में हमने कम्युनिकेशन के हवाले से हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन ये हमारे साथ टू वे प्रोसेस है, जिसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है इंफॉर्मेशन की क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है, जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से शेयर करने में, ट्रांसफ़र करने में। तो इसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी। इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के हवाले से बताया था। ठीक है, कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन ये हमारे साथ ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि नर्सेज जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ क्या करते हैं इस मकसद के लिए, ताकि हम अपने क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम है, उनके जो मसाइल है, उसको हम क्या करें, उसको हम आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को फिर हम उस पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हुए उनकी जो एबनॉर्मेलिटी है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है जो कि नर्स और क्लाइंट के दरमियान हो रही होती है एक ख़ास पर्पस के लिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ वेलबींग, फॉर द पर्पज़ ऑफ टू मेंटेन हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह से थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कम्युनिकेशन को जो है उसको हम अपने क्लाइंट के साथ मेंटेन रख सकते हैं। वो कौन से टेक्निक्स है जिसमें जो है आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपने पेशेंट से जो है उनके हेल्थ के हवाले से डिटेल में आप डेटा गैदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपको जो है इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उस पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फिर पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फैक्टर है जो कि आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको मुतासिर करती है। तो इन फैक्टर्स के बारे में अब हम बात करेंगे और इसको मज़ीद आगे जो है प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज करता है, तो वो क्या है, वो पर्सन सोशियो कल्चर बैकग्राउंड है। ठीक है, पर्सन सोशियो कल्चर बैकग्राउंड मतलब यह है कि आपके साथ जो बंदा बात कर रहा है तो उसका माशरती और जो कल्चर है, ठीक है, वो बैकग्राउंड कैसा है। अगर एक बंदा जो है वो अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस माशरे में रह रहे हैं, ठीक है, और जिस कल्चर से वो ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो आपकी बात को जो है प्रॉपर तरीके से सुन भी रहा है अटेंटिवली, ठीक है, या वो जो है आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है, ठीक है, आपको जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो पर्सन की जो सोशियो कल्चर बैकग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये जो है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह से लैंग्वेज कैसे इफ़ेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो आप सबको पता है कि लैंग्वेज, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, मिसाल के तौर पर आप किसी अंग्रेज़ के साथ आपका जो है सामना हो जाए, ठीक है, और आपको इंग्लिश ना आती हो, तो दोनों के दरमियान क्या होगी, लैंग्वेज बैरियर होगी, जिसकी वजह से ना आप उनकी बात को समझ सकेंगे और ना वो आपकी बात को जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इस वजह से लैंग्वेज जो है ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। तो
नर्सिंग फील्ड में लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं तो आपने उनके लैंग्वेज के बारे में जो है अच्छे तरीके से पढ़ा हो, आपको जो है उनके लैंग्वेज के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मौजूद हो और आप उनके लैंग्वेज पर पूरी कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, मतलब वो ज़ुबान आपको आती हो। तो अगर आप पेशेंट से उनकी ज़ुबान में बात करते हैं तो इस तरह से वो आपके साथ बेहतर तरीके से जो है कम्युनिकेट कर सकेंगे और बेहतर तरीके से वो आपके साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ जो है वो क्या रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। इसी तरह से एज जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। एज इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है कि मिसाल के तौर पर आप जो है एज ए लेक्चरर जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने जो लोग बैठे हैं मिसाल के तौर पर वो मैट्रिक के हैं या मिसाल के तौर पर वो 10 क्लास के हैं, लेकिन आप जो है BS की जो टीचिंग है वो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप BS वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है एडवांस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वो बच्चे जो है वो आपकी जो लैंग्वेज है इसको नहीं समझ सकेंगे। आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिन अल्फाज को आप यूज़ कर रहे हैं, जिन वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है आपकी जो वर्ड्स है और लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। मतलब ये है कि आपने जो सुनने वाले होते हैं उनके एज के मुताबिक जो है आपने क्या करनी है, बातचीत करनी है। तो एज जो है ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह से एजुकेशन का तो आप सबको पता है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो उनको आसानी से बात जो है समझ में आ जाती है, और जो कि एजुकेट लोग नहीं होते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी आपने मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी आसान अल्फाज को यूज़ करते हुए उनके साथ आपने बातचीत करनी होती है। सो एजुकेशन जो है ये भी आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको क्या करती है, मुतासिर करती है। इसी तरह से एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, आप में जो है बात करने की सलाहियत हो, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली सब लोग जो है बातें करते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके लिए आप में जो है सलाहियतें होनी चाहिए, आपके पास जो है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए कि कैसे जो है आपने सामने वाले को जो है मुखातिब करना है, जिससे उनको जो है आपकी बातें अच्छी लगे, जिससे वो जो है आपकी बात को अटेंटिवली जो है सुने, गौर से सुने, आपकी बातों को वो अहमियत दे। तो ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ में आती है, एबिलिटीज़ में आती है। सो आप में जो है बातचीत करने की सलाहियत जो है होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह के लोगों से जो है कैसे टोन में बात करनी है, कैसे उनसे जो है अपनी बात मनवानी है। इसी तरह से टाइम एंड सिटिंग जो है ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है इफ़ेक्ट कर सकती है, और इसके साथ साथ इमोशंस एंड सेल्फ इस्टीम जो है ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। इमोशन सेल्फ इस्टीम इस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, वो क्या है, वो सैड है, उनकी जो इमोशन है वो क्या है, गुड नहीं है, ठीक है, सैड फील कर रहे हैं। तो सैड कंडीशन में वो प्रॉपर तरीके से अपने अल्फाज को जो है या अपने जो जज्बात है उसको जो है बयान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो किस वजह से, इमोशंस की वजह से। इमोशनली वो क्या है, इमोशनली वो सैड है, तो सैड होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते, ठीक है, या कुछ लोग तो बिल्कुल ही बात नहीं करते सैड मूड में। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उनके इमोशन क्या है, एंग्री इमोशन है। तो गुस्से में भी बंदा जो है उनकी मुंह से जो है इधर उधर की बातें निकलती है, ठीक है, सही अल्फाज नहीं निकलते या सही तरीके से आपने जो मसला है उसको आगे पेश नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो इमोशन है ये आपकी क्या करती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स कौन से हैं। नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। मतलब यह है कि आपके साथ पेशेंट बात कर रहे हैं, ठीक है,
आपके साथ पेशेंट जो है अपने मसले को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उनको प्रॉपरली नहीं सुन रहे, ठीक है, उनको जो है आप ध्यान से नहीं सुन रहे, तो ये नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह से रिजेक्शन, रिफ्यूजिंग फ्रॉम डिस्कशन, मिसाल के तौर पर अक्सर औकात ज़्यादातर आप लोग हॉस्पिटल में यहाँ पर देखते होंगे, ठीक है, कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनको अपना मसला बयान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको अपना मसला बयान करें, लेकिन डॉक्टर जो है वो आपकी बात को नहीं सुनते और बस अपनी बातें जो है शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, तो इसको कहते हैं रिजेक्शन। इसी तरह से फॉल्स होप, फॉल्स होप से मुराद ये है कि आपसे जो है पेशेंट जो है उनके तवक्कुआत होते हैं, वो आपसे जो है उम्मीदें जो है रख कर जो है वो आए हुए होते हैं कि हम जो है डॉक्टर के पास जाएंगे या नर्स के पास जाएंगे, हम अपने प्रॉब्लम को उनके साथ बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे और वो हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से नहीं सुनते, उनके साथ उनके प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से उनकी जो उम्मीदें हैं वो सारी क्या हो जाती है, टूट जाती है, और जो उम्मीदें उनने आपसे लगाई होती है तो वो गलत साबित हो जाती है। टू मच प्रोबिंग इनटू पर्सनल मैटर, ठीक है, मतलब ये है कि आप जो है पेशेंट की जो बातें हैं उसको जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आप पर्सनली लेते हैं, ठीक है, या पेशेंट जो है वो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं टू मच प्रोबिंग। प्रोबिंग से मुराद क्या है, प्रोबिंग से मुराद मिलाना, कनेक्ट करना, मतलब ये है कि आपसे पेशेंट कोई बात कर रहा है तो आप उनकी बात को लेकर अपने ज़ाती किसी मैटर के साथ उसको लिंक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको उस तरह से केयर नहीं देते या उस तरह से टाइम नहीं देते, तो इसको कहते हैं टू मच प्रोबिंग इनटू पर्सनल मैटर। इसके अलावा चेंजिंग द सब्जेक्ट, चेंजिंग द सब्जेक्ट से मुराद ये है कि पेशेंट आपको अपना प्रॉब्लम जो है वो बता रहे हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और आप जो है उसको बिल्कुल ही सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और आप दूसरी चीज़ के बारे में उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं चेंजिंग द सब्जेक्ट। शेयरिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, इसी तरह से पेशेंट जो है वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आपके साथ अपने पर्सनल इश्यूज शेयर करते हैं और आप उनके जो प्रॉब्लम है, उनके जो पर्सनल जो प्राइवेसी होती है तो उसको आप जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं शेयरिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको आप शेयर कर लेते हैं। रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर की होती है तो उसको आप दूसरे लोगों के साथ रिवील कर लेते हैं, दूसरों लोगों के साथ आप उसको शेयर कर लेते हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, इस तरह के रिस्पॉन्सेस को क्या कहते हैं, नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेस कहते हैं। लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे साथ जो लीगल एस्पेक्ट है तो वो कौन कौन से है, तो लीगली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर गिवन टू द पेशेंट मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है, लीगली जब हम पेशेंट को जितनी भी केयर दे रहे होते हैं, ठीक है, जो हम अपने पेशेंट के साथ कर रहे होते हैं तो उसको जो है आपने लाजमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है। इफ़ नो डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिकॉर्डेड नो केयर वाज गिवन एट ऑल, अगर आप जो है 24 घंटे पेशेंट को केयर दे दे और इसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करना भूल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है नर्सिंग प्रोसेसेस में, ठीक है। सो हॉस्पिटल एक्रेडिशन एजेंसीज विल केयरफुली इवॉल्वेट द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल के जो एक्रेडिटेशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी एजेंसीज होते हैं तो वो पेशेंट से मुतालिक जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा गौर से जो है उसको क्या करते हैं, चेकअप उसकी करते हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है नर्सिंग केयर प्रोसेस के दौरान।
If documentation is not done, the hospital and the practitioner could be accused of patient neglect, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने चाहे 24 आवर पेशेंट को केयर दिया हो, ठीक है, उनको मुकम्मल तौर पर आपने टेक केयर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड ना किया हो, तो इसके लिए फिर जो हॉस्पिटल और प्रैक्टिशनर होते हैं वो फिर क्या करेंगे, आपको जो है ज़िम्मेदार करार देंगे, आपको जो है क्या करेंगे, ज़िम्मेदार कराएंगे और आपको ब्लेम करेंगे। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर इज़ वैल्यूएबल ओनली इन रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया ऑफ केयर, ठीक है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप पेशेंट को कोई केयर देते हैं, कोई मेडिकेशन देते हैं, कोई भी उनके लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो उसको आप लाजमी तौर पर अपने साथ जो है रिकॉर्ड में लिखें, ताकि जो हॉस्पिटल वाले हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको पता हो कि आपका जो टाइम पीरियड था पेशेंट के साथ, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आपने पेशेंट के साथ क्या क्या किया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है रिकॉर्ड को अपने साथ रखने की। फॉर ईच स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मस्ट बी आउटलाइन दैट एडवोकेसी ऑफ पेशेंट केयर बी मेजर डॉक्यूमेंटेशन वेल रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलता है कि जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर किस किस्म की स्टैंडर्ड केयर जो है वो पेशेंट्स को दी जा रही हैं, किस किस्म की स्टैंडर्ड जो है इस डिपार्टमेंट की हैं। तो इस वजह से भी रिकॉर्डिंग को सेफ रखना, रिकॉर्डिंग को डॉक्यूमेंट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा जी, रिकॉर्ड को अपने साथ रखने के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। सो रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़, ठीक है। हम पेशेंट के हवाले से जितनी भी रिकॉर्डिंग रखते हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ केयर डॉक्यूमेंट्स करते हैं, तो इसकी जो है हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ है, इसमें इस डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा क्या होती है, अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। सो डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन फॉर ईच मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट के साथ जो भी ट्रीटमेंट उनको दे रहे होते हैं, जो भी मेडिकेशन उनको आप दे रहे होते हैं, तो जो जो काम आप करते हैं उसको आपने लाजमी तौर पर अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर देना है। अकाउंट of patient condition and activities must be charted correctly and be very clearly। और इसी तरह से आपकी ड्यूटी के दौरान पेशेंट के साथ जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की होती है, जितनी भी उसकी कंडीशन होती है, जैसे भी होती है, उसको आपने चार्ट पर उसी तरीके से, सही तरीके से, बिल्कुल क्लियर और आसान अल्फाज में और बिल्कुल ठीक जो है आपने रिकॉर्ड किया हुआ हो। ब्रीफनेस इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्दो अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ ईच पेशेंट इनकाउंटर, ठीक है। इसके साथ साथ टू द पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पेशेंट की कंडीशन जैसी होंगी आपने बिल्कुल उसी तरह से जो है बताना है, बात को जो है आपने गोल मोल नहीं करना है, ठीक है। जनरल रूल्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो जनरल रूल्स है वो क्या है, लेजिबल प्रिंट और हैंड राइट एंट्रीज इन चार्ट। आपने क्या करना है, चार्ट में या तो हाथों के ज़रिए जो है रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, या प्रिंट के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। बिगिन विद द डेट एंड टाइम, ठीक है, देन इंटर ऑर्डर एंड साइन द चार्ट, ठीक है। आपने जब डॉक्यूमेंटेशन करनी हो तो डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपने उस दिन की डेट और टाइम जो है उसको मेंशन करनी है कि ये वाला डेट है और इस टाइम में ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपने जो ऑर्डर होता है उसको इंटर कर देना है और चार्ट को साइन कर देना है। एरर, डोंट इरेज। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको आप इरेज ना करें या यूज़ करेक्शन टेप को यूज़ ना करें, ठीक है। इफ़ अ मिस्टेक ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट। अगर कोई गलती आपसे हुई हो तो उसके ऊपर सिंपल ऐसे लाइन लगा दे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये ऊपर देखिए इस तरह से लाइन लगाए सिंपल, ठीक है।
तो इसको जो है आपको रिमूव करने की या जो करेक्शन टेप होती है, ठीक है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट डेट एंड राइट द वर्ड एरर, जो आपने अल्फाज को गलत लिखा होता है तो उसको दोबारा से ठीक लिखे विद योर इनिशियल चार्ट, पेशेंट कंप्लेन एंड जनरल बिहेवियर, ठीक है। इसी तरह से लीव नो ब्लैंक और एम्प्टी लाइन्स, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समवन एल्स फ्रॉम साइनिंग इन योर एरिया। इसी तरह से मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपके साथ पेशेंट का नेम है, यहाँ पर डेट सारा कुछ आपने लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास खाली लाइंस है। तो यहाँ से जब आप शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, जब यहाँ से आप शुरू कर लेते हैं तो आपने दरमियान में किसी किस्म का जगह नहीं छोड़ना, बल्कि पूरा साइड तक जो है इसको आपने पहुँचाना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर कहीं पर आपने कोई जगह छोड़ी हो तो आपकी जगह कोई दूसरा बंदा जो है वो साइन कर सकता है या कुछ और जो है लिख सकता है, जिससे आपको भी नुकसान पहुँचेगा और इसके साथ साथ आपके पेशेंट को भी पहुँच सकता है। इसी तरह से स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस को आपने जो है लिखना है, कि जो स्पेलिंग है उसको जो है आपने करेक्टली लिखना है। डॉक्यूमेंट conversation with patient, document conversation with patients and हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट यू फील आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से वो बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, तो उसको जो है आपने पेशेंट के साथ या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं आपके बाद जो दूसरे लोग ड्यूटी पर आने वाले होते हैं या आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप उसको शेयर करें ताकि उनको जो है इन ज़रूरी कामों के बारे में पता चले और वो फिर इसको जो है टाइम पर मैनेज करें, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह।